नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत ने अफ्रीकी देशों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर मांगा सहयोग। अफ्रीकी व्यापार मंत्रियों से प्रधानमंत्री की मुलाकात। 26 अक्टूबर से तीसरा भारत अफ्रीका सम्मेलन। पाकिस्तान ने भारत पर हथियार बढ़ाने का लगाया आरोप। अमेरिकी थिंक टैंक में नवाज शरीफ के खिलाफ नारे। प्रदर्शनकारी ने की बलूचिस्तान की आजादी की मांग। नीतीश कुमार ने गुजरात विकास मॉडल को किया खारिज। केंद्र सरकार के कामकाज पर उठाए सवाल। बीजेपी से पूछा, क्या हरियाणा में है मंगल राज? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जुलूस में हुए धमाके में 22 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा घायल। किसी गुट ने अभी नहीं ली हमले की जिम्मेदारी। और बैडमिंटन फ्रेंच ओपन सुपर सीरीज टूर्नामेंट में साइना नेहवाल बाहर। क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड की खिलाड़ी ने दी मात। डबल्स मुकाबले में ज्वाला और पोनप्पा की जोड़ी भी हारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी देशों से सुरक्षा परिषद सुधारों की भारत की मांग में सहयोग की अपील की है। दिल्ली में 26 अक्टूबर से होने जा रहे भारत अफ्रीका सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने वैश्विक वित्तीय संस्थानों में सुधार पर भी जोर दिया। साथ ही कहा कि भारत और अफ्रीका में दुनिया की 1/3 आबादी रहती है और इन मुद्दों पर हमें मिलकर आवाज उठानी चाहिए। प्रधानमंत्री चौथे भारत अफ्रीका व्यापार मंत्रियों के सम्मेलन में शिरकत करने आए 37 अफ्रीकी देशों के व्यापार मंत्रियों और अधिकारियों से भी मिले। 26 अक्टूबर से दिल्ली में भारत अफ्रीका के सबसे बड़े राजनयिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इंडिया अफ्रीका फोरम समिट में 54 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। 28 से 30 अक्टूबर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 40 अफ्रीकी देशों के प्रमुखों से द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सम्मेलन 26 से 29 अक्टूबर तक दिल्ली में होगा। 26th is the senior officials meeting, 27th is the foreign ministers meeting, 28th basically the heads start arriving, 29th is the main summit, and Prime Minister will hold bilateral meetings with the heads on 28th, 29th and on the 30th as well. राज्यसभा टीवी तीसरे भारत अफ्रीका सम्मेलन का विशेष कवरेज कर रहा है। भारत और अफ्रीका के संबंधों पर आप 30 अक्टूबर तक शाम 5 से 6 बजे तक इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। इंसानियत की विरासत सदियों पुरानी गांधी ने जानी, मंडेला ने पहचानी, दुनिया ने देखी नई कहानी। I consider Pan-African E-Network program is a good example of fulfilling the international social responsibility. सिर्फ राज्यसभा टीवी पर भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन 2015 23 से 30 अक्टूबर तक शाम 5 से 6 बजे। कुछ और खबरें। कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका से दो टूक जवाब सुनने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वॉशिंगटन में नवाज शरीफ ने अमेरिकी रुख से असहमति जताते हुए भारत पाक संबंधों को सामान्य करने के लिए फिर अमेरिका से दखल की अपील की। हालांकि अमेरिका पहले ही दखल से इनकार कर चुका है। अमेरिकी थिंक टैंक यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस को संबोधित करते हुए नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि भारत ने हथियार बढ़ाए तो पाकिस्तान को प्रतिरोध के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पाकिस्तान ये आरोप तब लगा रहा है जब वो दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रखने की राह पर है। अमेरिकी थिंक टैंक की हाल ही की रिपोर्ट के मुताबिक 1 दशक में पाकिस्तान के जखीरे में करीब 250 परमाणु हथियार होंगे। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट ने पाकिस्तान न्यूक्लियर फोर्सेस 2015 नाम से जारी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान के पास अभी 110 से 130 परमाणु हथियार हैं। उसके पास इस समय परमाणु हथियारों से लैस 6 तरह की बैलिस्टिक मिसाइल भी हैं। India is engaged in a major arms buildup, regrettably with the active assistance of several powers. This will compel Pakistan to take several countermeasures to preserve credible deterrence. हालांकि इसी कार्यक्रम में भाषण के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को एक प्रदर्शनकारी के विरोध का सामना करना पड़ा। अमेरिकी थिंक टैंक के इस मंच से नवाज शरीफ ने जैसे ही अपना भाषण शुरू किया, एक शख्स उनका विरोध करने लगा।
नवाज शरीफ का विरोध करने वाला ये प्रदर्शनकारी बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ाद करने की मांग कर रहा था। प्रदर्शनकारी के हाथ में एक पोस्टर भी था जिस पर बलूचिस्तान को आज़ाद करो लिखा था। घटना के फौरन बाद सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारी को ऑडिटोरियम से बाहर निकाला, लेकिन इस वजह से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को भाषण कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। इससे पहले कश्मीर मसले पर किसी तीसरे पक्षकार की भूमिका को भारत ने एक बार फिर सिरे से खारिज किया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत सिर्फ द्विपक्षीय बातचीत और शांतिपूर्ण तरीके से ही समाधान के पक्ष में है। मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि भारत पाकिस्तान से ऊफा में बनी सहमति के आधार पर NSA स्तर की बातचीत के लिए तैयार है। कश्मीर मुद्दे पर तीसरे पक्ष को शामिल करने की पाकिस्तान की कोशिशों की भारत ने निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के साझा बयान से साफ है कि आतंकी संगठनों के प्रति पाकिस्तान के रवैये से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चिंतित है। India has always desired resolution of all issues with Pakistan bilaterally through dialogue and peaceful means. It is Pakistan which has chosen to use terrorism as an instrument of state policy. We hope that this visit conveys a clear message to Pakistan that the international community is deeply concerned about its support to and sponsorship of terrorism. दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात में कश्मीर का मसला उठाने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका ने कश्मीर मसले में दखल देने से इनकार कर दिया है। साथ ही अमेरिका ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान को सभी आतंकवादी समूहों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई करनी होगी। अमेरिका ने भारत अमेरिका परमाणु समझौते की तर्ज पर पाकिस्तान के साथ असैन्य परमाणु करार करने से भी साफ इनकार कर दिया है। प्रणव गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। करीब एक महीने की शांति के बाद पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में संघर्ष विराम का फिर उल्लंघन किया है। देर रात तक सीमा पार से सांबा सेक्टर में गोलीबारी की गई। इससे पहले कल दिन में भी सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो गई और 2 लोग जख्मी हुए हैं। BSF ने सीमा पार से हुई गोलीबारी का माकूल जवाब दिया। 12 सितंबर को BSF और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच DG स्तर की बातचीत के बाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम की घटनाएं थम गई थी। 2 सिविलियन जो फेंसिंग है, जो तार है, उसको डैमेज हुआ था, उसकी वो रिपेयर कर रहे थे। अपनी साइड पर हम रिपेयर कर रहे थे तो एक शायद छत्तीसगढ़ का सिविलियन है, उसकी डेथ हुई है, और एक पंजाब का एक लेबरर है बेचारा, वो इंजर्ड हुआ है। और ये जो कोशिश है पाकिस्तान की, ये कोशिश है कि हमेशा उसकी कोशिश रहती है कि टेररिस्ट को किस तरीके से जो अंदर धकेला जाए। कई साहित्यकारों के पुरस्कार लौटाने के बाद कल साहित्य अकादमी की आपात बैठक हुई। इसमें देश में लेखकों पर हो रहे हमलों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया। अकादमी ने उन साहित्यकारों से पुरस्कार वापस लेने की अपील भी की। इधर कई कवि और लेखकों ने दिल्ली में कन्नड़ लेखक MM कुलबर्गी की हत्या और सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली की सड़कों पर शुक्रवार को साहित्यकार प्रदर्शन करने उतरे, लेकिन वो 2 अलग-अलग खेमों में बटे हुए थे। कुछ साहित्यकार लेखकों पर हमले और सांप्रदायिक हिंसा के मामलों में सरकार के खिलाफ खड़े दिखे। इस तरह से संघर्ष करना बहुत जरूरी था। तो हम अपना जो संदेश है वही पहुंचाना चाहते हैं कि अब तो कान खोलो, देखो क्या हो रहा है, पूछो। ये नहीं कि हम आपके पास आए, आप पूछो ना लेखकों से। इनके खिलाफ भी प्रस्ताव पास करे, अध्यक्ष के खिलाफ भी, क्योंकि अध्यक्ष ने सही रुख अख्तियार नहीं किया और सरकार के प्रवक्ता की हैसियत से काम कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ साहित्यकारों ने साहित्य अकादमी पुरस्कार वापस करने वालों का विरोध किया। उन्होंने इसे राजनीति से प्रेरित मुहिम बताया। पुरस्कार आपको इसलिए मिला कि आपने अच्छा साहित्य लिखा, जो समाज का आईना आपने दिखाया है एक्चुअल में। तो वहाँ अब ऐसी कलम में कौन सी आपकी में जंग लग गई कि आपको पुरस्कार लौटा का विरोध दर्ज करना पड़ रहा है। भाई कलम आपके पास थी, आप लिख सकते थे। तो साहित्य अकादमी अवार्डीज ने अभी तक पुरस्कार नहीं लौटा है, बहुत बड़ी संख्या है। असगर वाजाहिद साहब से पूछिए, अलका सरावगी जी से पूछिए, इन लोगों ने अवार्ड अपने वापस नहीं किए, लेकिन उन पर दबाव लगातार बनाया जा रहा है। तो ये षड्यंत्र है, ये आपको क्यों नहीं दिख रहा? लंबे अरसे की चुप्पी के बाद साहित्य अकादमी ने सरकार से साहित्यकारों की सुरक्षा और उन पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कार्यकारी मंडल जो आज हुआ है, इस हत्या की पुनः निंदा करता है
पूर्व में भारतीय लेखकों की हुई हत्याओं और अत्याचारों को लेकर वह बेहद दुखी है। साहित्य अकादमी लेखकों की स्वायत्त संस्था है जिसे साहित्यकार ही संचालित करते हैं। पुरस्कारों का फैसला भी अकादमी ही करती है। इसलिए साहित्य अकादमी ने लेखकों से पुरस्कार वापसी के फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा है। अब तक नयनतारा सहगल और अशोक वाजपेयी समेत 35 से ज्यादा लेखक साहित्य अकादमी पुरस्कार वापस कर चुके हैं। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कल संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। ये पुरस्कार 2014 के लिए दिए गए। सम्मान समारोह राष्ट्रपति भवन में हुआ। इन दोनों सम्मान को कला के क्षेत्र में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान माना जाता है। इन्हें देश में कला के विकास और प्रोत्साहन के लिए जाना जाता है। श्री आमोद भट्ट। हरियाणा के सुनपेट गांव में 2 दलित बच्चों को जिंदा जलाए जाने की घटना के बाद के गोहाना कस्बे में एक दलित लड़के की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। परिवार का आरोप है कि पुलिस की पिटाई के चलते लड़के की मौत हुई। इस मामले में 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी कर दिया गया है। कांग्रेस ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इसे आत्महत्या का मामला बताया है। हरियाणा के गोहाना कस्बे में एक लड़के की संदिग्ध मौत के बाद शुक्रवार को लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पीड़ित परिवार का आरोप है कि हिरासत में पुलिस की पिटाई से लड़के की मौत हुई है। परिवार वालों ने लड़के का शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एक बंदे का तो काम हो ही नहीं सकता जी। जहाँ तक हमारा शक है पुलिस ने मारा जी उसको, कस्टडी में मरा जी। हालात पर काबू पाने के लिए इलाके में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की बात कही है। मरने वाले के भाई ने बयान दिया है 2 पुलिस वालों का अगेंस्ट, तो एफआईआर हमने दर्ज कर ली। इन्वेस्टिगेशन में जो आउटकम आएगा उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस ने राज्य में खराब कानून व्यवस्था का आरोप लगाया है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसे आत्महत्या का मामला बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था में कोई खामी नहीं है। एक और घटना हुई गोहाना में, एक दलित युवक की जान गई है। उसकी भी पूरी तरह से छानबीन होनी चाहिए। वो एक अलग विषय है, उसको जातीय इसके साथ न जोड़े। किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर स्थिति ठीक है, शांति बहाल है। लेकिन इंडिविजुअल घटनाओं को यदि हम इस प्रकार का जातीय लपेट में लेंगे तो ये अच्छा नहीं है। सोनीपत के गोहाना कस्बे में एक लड़का अपने घर में फांसी पर लटका मिला। लड़के के परिवार के लोगों का आरोप है कि चोरी के एक मामले में पुलिस उसे पूछताछ के लिए थाने ले गई थी और लड़के की मौत की वजह पुलिस हिरासत में उसकी पिटाई है। बहरहाल सच्चाई जांच के बाद ही सामने आ पाएगी, लेकिन प्रदेश में ऐसी घटनाओं से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। गोहाना से कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ रविंद्र सिंह श्योरान, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मंत्रियों को बयान देते समय सावधान रहने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि मंत्री ये कहकर नहीं बच सकते कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। कांग्रेस के साथ विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री से वीके सिंह को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की। आम आदमी पार्टी ने वीके सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि किसी समुदाय विशेष की इज्जत के अंदर कमी आई है या उनको ठेस पहुंची है, तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। बल्लभगढ़ मामले में दिए बयान पर विवाद बढ़ने के बाद विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने माफी तो मांग ली, लेकिन अपने मंत्रियों के बयानों से घिरी केंद्र सरकार की ओर से गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें बयान देते समय सावधानी बरतने की सलाह दी। चाहे हम सरकार के हों अथवा संगठन के हों, कोई भी स्टेटमेंट देते समय हम लोगों को ज्यादा सजग रहने की आवश्यकता है और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसका गलत इंटरप्रिटेशन, उसकी गलत व्याख्या करने की कोई गुंजाइश शेष न बचे। वीके सिंह के माफी मांगने के बावजूद विपक्ष इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने में लगा है। मायावती ने वीके सिंह को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की है और कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से इस मामले में सफाई मांगी है। उन्होंने क्या एक्शन लिया अपने मंत्रियों के खिलाफ?
या दूसरे लोग हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आरक्षण के ही खिलाफ हैं, बाद में लीपापोती करने को कुछ भी करें। हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करने के साथ साथ इस मामले में इस मंत्री को तुरंत ही अपनी सरकार से बर्खास्त करके इनको फौरन ही जेल के सलाखों के अंदर भिजवाना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने वीके सिंह के खिलाफ शुक्रवार को शिकायत दर्ज कराई और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से शिकायत की। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है और 2 नवंबर को उत्तर प्रदेश के डीजीपी और गाजियाबाद के एसएसपी को तलब किया है। इसका भी संज्ञान लेकर हमने पुलिस कमिश्नर दिल्ली को लिखा है कि इसमें केस रजिस्टर करें और फेयर इन्वेस्टिगेशन तथ्यों के आधार पर, सबूत के आधार पर वो इन्वेस्टिगेशन करके और हमको रिपोर्ट करें। विदेश राज्य मंत्री ने गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद में बल्लभगढ़ मामले पर प्रतिक्रिया दी थी। इससे पहले भी वीके सिंह समेत कुछ मंत्रियों के बयान को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में 3 निगमों के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। इससे त्योहारों के सीजन में दिल्ली में कूड़े का ढेर जगह जगह बढ़ता जा रहा है। सफाई कर्मचारियों ने वेतन के मुद्दे पर काम ठप किया है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वो काम पर नहीं लौटेंगे। लेकिन दिल्ली सरकार ने निगम को फंड देने से साफ इनकार कर दिया है। सफाई कर्मचारी तनख्वाह में बढ़ोतरी, एरियर, भत्तों और कैशलेस मेडिकल सुविधा जैसी 17 मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। हालांकि इस मुद्दों को निपटाने के लिए कल एमसीडी के तीनों कमिश्नर दिल्ली सरकार के मंत्री संदीप कुमार से मिले, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। सरकार की दलील है कि दिल्ली में 2014 अक्टूबर तक 1859 करोड़ रुपए एमसीडी को दिए गए। इसके बाद केजरीवाल सरकार के अब तक के कार्यकाल के दौरान भी 2370 करोड़ रुपए निगम को दिए जा चुके हैं। ऐसे में सरकार के पास अब एमसीडी को फंड देने के लिए पैसे नहीं हैं। सरकार का यह भी कहना है कि एमसीडी प्रॉपर्टी टैक्स के बकाया 1555 करोड़ रुपए डीडीए से नहीं ले पा रही है और अगर ये पैसा एमसीडी को मिल जाए तो कर्मचारियों को वेतन देने में दिक्कत नहीं होगी। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच नया विवाद पैदा हो गया है। वैट कमिश्नर विजय कुमार के तबादले के बाद दिल्ली कैबिनेट ने फैसला लेते हुए उपराज्यपाल नजीब जंग को चुनौती देते हुए कहा कि अगर 24,000 करोड़ रुपए जुटा सकते हैं तो जंग चाहें तो वो वैट डिपार्टमेंट अपनी मर्जी के अफसर को नियुक्त भी कर सकते हैं। सरकार ने अपने कैबिनेट रेजोल्यूशन की कॉपी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भेजी है। और इसके जवाब में उपराज्यपाल नजीब जंग ने एक प्रेस रिलीज जारी करके सफाई भी दी कि वैट कमिश्नर विजय कुमार और अन्य 5 अफसर का तबादला जुलाई 2015 से तय था, जिसमें हुई देरी पर गृह मंत्रालय ने 9 अक्टूबर को ऑर्डर जारी किए थे। दिल्ली सरकार ने विजय कुमार के अचानक हुए तबादले के बाद उपराज्यपाल नजीब जंग और केंद्र सरकार पर रसूखदार लोगों के दबाव होने का आरोप लगाया था। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो याद करेंगे मन्ना डे को उनकी पुण्यतिथि पर। कागज पर उतरी रेखाएं, नेता के माथे चिंताएं, ब्यूरोक्रेसी तनी तनी सी, पब्लिक लेकिन खिली खिली सी। लेता है सबकी वो खबर, धारदार है इसकी नजर। नहीं बोलता ये किरदार, लेकिन सब हैं खबरदार। पढ़ने वाले का जीते मन, सिर्फ एक है वही लक्ष्मण। देखिए विरासत में इस बार आर.के. लक्ष्मण का कार्टून संसार। और आइए अब बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ खबरों की। बिहार में तीसरे दौर के लिए प्रचार तेज हो गया है। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास आज जनसभाएं करेंगे। अरुण जेटली पटना में कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। रघुवर दास पटना सिटी, रक्सौल, पीपरा, परिहार और महनार में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
और लालू प्रसाद यादव भी कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को तीसरे और चौथे दौर के लिए 8 रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने विकास के नाम पर जनता से वोट मांगे तो वहीं केंद्र सरकार की जमकर आलोचना भी की। नीतीश कुमार ने गुजरात के विकास मॉडल को भी खारिज किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चुनावी प्रचार ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। इस कड़ी में शुक्रवार को नीतीश कुमार ने ताबड़तोड़ 8 जनसभाएं की, जिसमें तीसरे और चौथे दौर के मतदान वाले इलाके शुमार हैं। नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के बयान पर निशाना साधा और उन्हें असंवेदनशील करार दिया। जानते हैं केंद्र सरकार के मंत्री कितने संवेदनहीन हैं, संवेदन शून्य है। एक केंद्रीय मंत्री ने बयान दे दिया कि अगर कोई कुत्ता को ढेला मार देगा तो उसके लिए सरकार जवाबदेह थोड़ी है। नीतीश ने केंद्र सरकार के 17 महीने के कार्यकाल पर सवाल उठाए। उन्होंने गुजरात मॉडल की जमकर आलोचना की। मुख्यमंत्री का आरोप है कि गुजरात में महिलाएं कुपोषण का शिकार हैं। वहां खराब कानून व्यवस्था की वजह से पंचायत चुनाव तक नहीं हो पाए हैं। और गुजरात में कानून व्यवस्था का ये हाल है कि पंचायत का चुनाव। इसके साथ साथ उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री के वायदों पर वार किया। काम किया नहीं, जो वादा किया 2014 में उसको पूरा नहीं किया। युवाओं को रोजगार देंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। विशेष राज्य का दर्जा देंगे, भूल गए। काला धन लाएंगे बाहर से, अब बाहर से काला धन लाएंगे और हर गरीब को मुफ्त में 15 से 20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएंगे। नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई और जनता से कई चुनावी वायदे भी किए। उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को 4 लाख रुपए का क्रेडिट देने की बात कही। 4 लाख रुपए का कार्ड हम उपलब्ध कराएंगे। वहीं केंद्र सरकार को विकास के मुद्दे पर बहस की चुनौती भी दे डाली। हम तो रोज इनसे कहते हैं विकास पर आइए बात कीजिए। नीतीश कुमार ने सारण के मांझी, मुजफ्फरपुर के मीनापुर और बरूराज, पूर्वी चंपारण के मधुबन और ढाका, जबकि पश्चिमी चंपारण के नौतन और बेतिया में चुनावी सभाएं की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कल कई जनसभाओं को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार के कामकाज की तीखी आलोचना की। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि एनडीए ने जनता से अच्छे दिनों का वादा किया था, लेकिन अब इस दावे की कलई खुल गई है। अच्छे दिन ही नहीं कहा था कि 26.5 लाख करोड़ रुपया हम चुरा के रखे, हमें मोदी चुरा के रखे। विदेश में ला के पैसा सब लोग के खाता में 15.5 लाख रुपया जमा कर बोला था कि नहीं बोला था कि 5 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी हम देंगे। बोला था कि नहीं बोला था? तो नौकरी मिली। बीजेपी भी चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। तीसरे और चौथे दौर के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कई रैलियां की। वैशाली के हाजीपुर और मुजफ्फरपुर में जनता से अमित शाह मुखातिब हुए। उन्होंने विकास के नाम पर बीजेपी को वोट देने की अपील की तो विरोधियों पर जाति के नाम पर वोट मांगने का आरोप भी लगाया। हाजीपुर में तीसरे दौर में मतदान होना है, जबकि मुजफ्फरपुर में चौथे चरण में वोट डाले जाएंगे। वो कहते हैं अगली जाति का नाम पिछड़ी जाति का चुनाव। मैं भी कहता हूं चुनाव अगले पिछड़े का चुनाव है, मगर मैं कहता हूं अगले बिहार और पिछड़े बिहार के बीच में आपको चुनाव हो रहा है। आप बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, एनडीए की सरकार बनाइए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने मोतिहारी जिले के कल्याणपुर और गोविंदगंज में चुनावी सभाएं की। दोनों मंत्रियों ने संबोधन में नीतीश कुमार की जमकर आलोचना की और उन्होंने केंद्र सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई। सुषमा स्वराज ने विदेश नीति की तारीफ की। वहीं कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने दाल के बढ़ते दामों के मुद्दे पर राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए।
पता नहीं कौन सा अहंकार जागृत हुआ नीतीश जी के मन में कि उन्होंने ये ठान ली कि मैं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा। आप क्या कर रहे हैं? आप काला बाजारियों से मिले हुए हैं। आपकी मजबूरी है कि आपके सभी मंत्री तो थैली लेते हैं। टेलीविजन पर पूरी दुनिया ने देखा है। और आपको जो है अंतर्राष्ट्रीय खबरें। दक्षिण पश्चिम फ्रांस में एक ट्रक और बस में हुई टक्कर की वजह से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बंदरगाह बोर्डो के पूर्व में ग्राडिनिया वाइन के क्षेत्र में एक शहर के नजदीक 2 वाहनों में टक्कर हुई, जिसके बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। मरने वालों में ज्यादातर बुजुर्ग थे। 1982 के बाद फ्रांस की ये सबसे बड़ी सड़क दुर्घटना माना जा रही है। 1982 में रोन में हुए हादसे में 52 लोग मारे गए थे। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांकोis होलांद ने इस भयावह त्रासदी पर गहरा दुख जताया है। फ्रांस की संसद में हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और मृतकों की याद में कुछ पल का मौन भी रखा गया। इस बीच मामले की जांच भी जारी है। उत्तर पूर्व नाइजीरिया की मस्जिदों में कल 2 बम धमाकों में कम से कम 55 लोगों की मौत हुई है और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। उधर बोको हराम लड़ाकों के पड़ोसी देश कैमरून के एक शहर पर कब्जा कर लिया है। उत्तर पूर्वी नाइजीरिया के योला में एक मस्जिद में हुए बम धमाके में 28 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले मैडुगुरी में आत्मघाती हमले में 15 से ज्यादा लोग मारे गए थे। पाकिस्तान में सिंध प्रांत के जैकोबाबाद शहर में अल्पसंख्यक शिया समुदाय के मुहर्रम जुलूस में हुए धमाके में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 30 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक ये आत्मघाती हमला है और मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है। किसी भी गुट ने अभी तक हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हमले से ठीक एक दिन पहले बलूचिस्तान प्रांत में शिया धर्मस्थल पर हुए आत्मघाती हमले में 12 लोग मारे गए थे। आज यौम अशूरा है और इस मौके पर पाकिस्तान में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बात खेल की खबरों की। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल फ्रेंच ओपन सुपर सीरीज टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। क्वार्टर फाइनल में उन्हें थाईलैंड की खिलाड़ी ने मात दी। उधर डबल्स मुकाबले में भारतीय जोड़ी ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पुनप्पा की जोड़ी भी बाहर हो गई है। मशहूर कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण का आज जन्मदिन है। उनका जन्म 24 अक्टूबर 1921 को मैसूर में हुआ था। आम आदमी की रोजमर्रा की परेशानियों पर उनकी कार्टून श्रृंखला खासी मशहूर रही और उसी श्रृंखला के लिए बनाया गया उनका कार्टून चरित्र कॉमन मैन काफी लोकप्रिय हुआ। आर के लक्ष्मण को पद्म विभूषण और मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उनका नाम दुनिया के बेहतरीन कार्टूनिस्टों में दर्ज है। 94 साल की उम्र में लक्ष्मण का इस साल 26 जनवरी को पुणे के एक अस्पताल में निधन हो गया था। और महान कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण पर आप देख सकते हैं हमारा खास कार्यक्रम विरासत आज शाम 3 से 4 बजे राज्यसभा टीवी पर। हिंदी फिल्मों के मशहूर और हर दिल अजीज गायक मन्ना डे की आज पुण्यतिथि है। 2 साल पहले आज ही के दिन बेंगलुरु में उनका निधन हो गया था। दिग्गज गायक मन्ना डे ने अपनी दिलकश आवाज और मधुर गीतों से कई दशकों तक सिने प्रेमियों के दिलों पर राज किया। उन्होंने सैकड़ों ऐसे गीत गाए हैं जो आज भी लोकप्रिय हैं। पद्मश्री और पद्म भूषण के अलावा उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। भारत ने अफ्रीकी देशों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर मांगा सहयोग। अफ्रीकी व्यापार मंत्रियों से प्रधानमंत्री की मुलाकात। 26 अक्टूबर से तीसरा भारत अफ्रीका सम्मेलन। पाकिस्तान ने भारत पर हथियार बढ़ाने का लगाया आरोप। अमेरिकी थिंक टैंक में नवाज शरीफ के खिलाफ नारे। प्रदर्शनकारी ने की बलूचिस्तान की आजादी की मांग। नीतीश कुमार ने गुजरात विकास मॉडल को किया खारिज। केंद्र सरकार के कामकाज पर उठाए सवाल। बीजेपी से पूछा क्या हरियाणा में है मंगल राज। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जुलूस में हुए धमाके में 22 की मौत, 30 से ज्यादा घायल।
किसी गुट ने अभी तक नहीं ली हमलों की जिम्मेदारी। और बैडमिंटन फ्रेंच ओपन सुपर सीरीज टूर्नामेंट में सायना नेहवाल बाहर, क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड के खिलाड़ी ने दी मात। डबल्स मुकाबले में ज्वाला और पोन्नाप्पा की जोड़ी भी हारी।